गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले पीरियड में हम लोगों ने सिविक्स का चैप्टर देखा था, जिसमें मुख्य रूप से हमने लोकतंत्र किसे कहते हैं और लोकतंत्र क्या है, इस अध्याय को हमने पढ़ा था। आज हम लोग हिस्ट्री का एक नया चैप्टर, पहले यूनिट का तीसरा चैप्टर जो है नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर, यानी कि नाजीवाद और हिटलर का उदय। ठीक है, हिटलर के बारे में हम लोग थोड़ी बहुत जानकारियाँ रखते हैं या जानकारियाँ हमें पता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको पॉइंट वाइज एंड क्वेश्चन एंड आंसर वाइज इसको मैंने बनाया है। तो शुरू करते हैं नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर, नाजीवाद और हिटलर का उदय। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में जो हम लोग मुख्य बिंदु पढ़ने वाले हैं उसमें 5 प्रमुख बिंदु है और उस 5 प्रमुख बिंदु के अंतर्गत हम लोग अलग अलग घटनाक्रम को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वाइमर गणराज्य का जन्म या वाइमर गणराज्य की स्थापना कैसे होती, बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक। इसमें हम लोग 3 बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे कि किस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध का और प्रथम विश्व युद्ध का किस प्रकार से इनके ऊपर प्रभाव होता है। राजनीतिक रेडिकलवाद और आर्थिक संकट। ये राजनीतिक रेडिकलवाद आप लोग जानते हैं, रेडिकलवाद यानी जो आमूल परिवर्तनवादी, जो पूरा परिवर्तन चाहते हैं, ऐसे विचार रखने वाले लोग। और इसी समय आप जानते हैं 1829 की बहुत बड़ी, माफ कीजिए 1929 की बहुत बड़ी महामंदी जो विश्व के चपेट में आया थी। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे हिटलर का उदय, हिटलर राइज टू पावर। इसमें हिटलर ने किस प्रकार से लोकतंत्र को नष्ट किया और फिर जर्मनी का पुनर्निर्माण कैसे किया, इन बिंदुओं को हम लोग देखेंगे। तीसरा जो मुख्य बिंदु है इसका, नाजियों का विश्व दृष्टि के अंदर, नाजी वर्ल्ड व्यू, नस्लवाद राज्य की कैसे वो स्थापना करता है और कौन से नस्ल को अधिक महत्व देता है, और नस्ली कल्पना लोग, यूटोपिया जिसे कहा जाता है, यानी कि किस प्रकार से वो नस्ल के बारे में अपने विचार बताता है। चौथे बिंदु में हम लोग देखेंगे नाजी जर्मनी में युवाओं की स्थिति क्या थी और हिटलर की या नाजी की मातृत्व के बारे में, माँ के बारे में या महिलाओं के बारे में या औरतों के बारे में क्या सोच थी, और हिटलर की या नाजी पक्ष की प्रचार कला कैसी थी, इन बातों को हम लोग देखेंगे। और लास्ट पॉइंट देखेंगे आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध, किस प्रकार से उन्होंने लोगों को मारा था, महाध्वंस जिसको होलीकॉस्ट के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे मौत का सिलसिला, स्टेप ऑफ डेथ। इसमें 3 प्रमुख चरण हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बिंदु जो है वाइमर गणराज्य की स्थापना को पहले मैं थोड़ा आपको इस चैप्टर की या हिटलर की कुछ घटनाओं के माध्यम से ट्रेलर दिखाना चाहता हूँ। बाद में हम लोग पूरा पिक्चर देखेंगे। तो उसी ट्रेलर को हमने इस प्रस्तावना के रूप में लिया है। शुरू करते एक विशिष्ट घटनाक्रम से जो उस समय 1945 में वहाँ पर हुआ था। 1945 में वसंत ऋतु में 11 वर्षीय हेलमुट अपने माता पिता की बातें सुन रहा था। दबे दबे आवाज़ में माँ बाप बात कर रहे थे और उसकी बात ये सुन रहे थे। पिता जो थे हेलमुट की माँ से कह रहे थे कि उन्हें पूरे परिवार को मार देना चाहिए या अकेले आत्महत्या करना चाहिए। इस प्रकार से अपने पत्नी से वो बात कर रहे थे। वे कह रहा था कि अब मित्र राष्ट्र उन्हें नहीं छोड़ेंगे। जैसा बर्ताव हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया था वैसा ही बर्ताव वह हमारे साथ करेंगे। तो हेलमुट के पिता ये पत्नी को बता रहे कि मैं अकेला मरूं या सभी परिवार के साथ हमें मरना चाहिए, क्योंकि हमने अपाहिजों के साथ में जो बर्ताव किया है वैसा ही बर्ताव अब हमारे साथ कौन करेंगे, मित्र राष्ट्र, क्योंकि मित्र राष्ट्र लगभग जीत चुके थे। इसके कारण इनके मन में डर था
और इसका परिणाम क्या हुआ देखिए, दूसरे दिन फिर वो अपने बच्चों को लेकर बगीचे में जाता है, पूरा दिन उनके साथ खेलता है, खाना पीना खाता है और बाद में वो अपने दफ्तर में जाकर अपने रिवॉल्वर से ही अपनी गोली मारता है और आत्महत्या कर लेता है। मरने के बाद में देखिए प्यारे बच्चों, मरने के बाद में उसकी जो नाजी वर्दी थी, वो नाजी वर्दी जो है उसको घर में ही जला दिया। ठीक है, इससे हेलमुट को गहरा सदमा पहुंचा। अगले 9 साल तक घर में एक कोर भी नहीं खा पाया, क्योंकि उसके मन में ये डर था कि कहीं उसकी माँ उसे जहर न दे दे और मार न दे, इसलिए उसने घर में खाना नहीं खाया। इस प्रकार की एक प्रकार का सदमा उसे पहुंचा। हेलमुट के पिता जो थे चिकित्सक नाजी थे, यानी कि चिकित्सक मतलब एक डॉक्टर थे और नाजी पक्ष के वो समर्थक थे। वे एडॉल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना चाहता था। उसने यहूदियों को मारा, वह पूरे यूरोप को जीतना चाहता था। हिटलर के नाजीवाद को हम समझने की कोशिश करते हैं, साथ साथ इस प्रश्न का भी उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की थी। मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर लिया। द्वितीय राष्ट्र का ये समापन है। हिटलर को अंदाजा हो चुका था कि अब उसका क्या हश्र होने वाला है, इसलिए हिटलर और उसके एक प्रचार मंत्री थे गोबल्स, इन्होंने एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली। तो बंकर जब युद्ध के समय में सैनिकों के लिए रहने के लिए जो खड्डा खोदा जाता है और उसमें वो रहते हैं, उसको बंकर कहते हैं। उस बंकर में जाकर पूरे परिवार के साथ अपने प्रचार मंत्री गोबल के साथ उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो प्यारे बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में न्यूरेमबर्ग एक शहर है जर्मनी का, एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नात्सी युद्ध बंदी पर मुकदमा चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। जर्मन में जो नरसंहार हुआ था उसमें 60 लाख यहूदी हिटलर ने मारे थे या नाजी पक्ष के लोगों ने मारे थे। 60 लाख बच्चों, देखिए कितना ये नरसंहार था। 2 लाख जिप्सी समुदाय के लोगों को इन्होंने मारा था। 10 लाख पोलैंड के नागरिकों को मारा था। साथ ही मानसिक व शारीरिक रूप से जो अपाहिज घोषित किए गए लोग, ऐसे 70,000 जर्मन नागरिकों को भी इन्होंने मार डाला। इसके अलावा न जाने कितने राजनीतिक विरोधियों को भी मौत की नींद सुला दी थी, इसका तो कुछ पता ही नहीं है। मारने के भी इनके अलग अलग तरीके थे। मारने के लिए जहर, कत्ल खाने, गैस चेंबर, इलेक्ट्रिक करंट, कई सारे इन्होंने ऐसे तरीके अपनाए जिसको सुनते ही घृणा आती है और रोमांच, मतलब शरीर पे एकदम कांटे उड़ जाते हैं। इतने अमानवीय तरीके से इन्होंने इन लोगों को मारा था। न्यूरेमबर्ग की अदालत ने केवल 11 मुख्य नाजियों को मौत की सजा दी, बाकी आरोपियों को उन्होंने उम्र कैद की सजा दी। हालांकि जिस तरीके से इनके अपराध थे, इन अपराधों के लिए ये मौत की सजा या उम्र कोई काफ़ी नहीं थी, लेकिन ये अदालत का फैसला था। हम इस अध्याय में हिटलर कौन था, नाजीवाद का अर्थ क्या है, उसने जर्मन के लिए क्या किया हिटलर ने, मानवीय नरसंहार के पीछे उसकी सोच क्या थी, द्वितीय विश्व युद्ध क्यों शुरू हुआ, आखिर में हिटलर और उसके प्रचार मंत्री को पूरे परिवार के साथ आत्महत्या क्यों करनी पड़ी, इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों, दिस इज द ट्रेलर ऑफ दिस चैप्टर। अभी हम लोग शुरू करते हैं पिक्चर शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहले नाजी शब्द का अर्थ जानेंगे। वैसे नाजी शब्द एक जर्मन भाषा का शब्द जो है नात्सी योनाल के प्रारंभिक अक्षरों को लेकर बनाया गया। नात्सी शब्द, नात्सी योनाल, इसका जो पहले 2 शब्द है नात्सी, इससे ये बना हुआ है। नात्सी योनाल शब्द हिटलर के पार्टी का नाम का पहला शब्द था, इसलिए इस पार्टी के लोगों को नात्सी कहा जाता है और यही शब्द फिर रूढ़ हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं प्यारे बच्चों, जर्मनी का पहला घटनाक्रम वाइमर गणराज्य का जन्म या वाइमर गणराज्य की स्थापना। उसकी क्या पार्श्वभूमि थी, किस पार्श्वभूमि में ये गणराज्य की स्थापना हुई, द बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक। तो 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में
जर्मन एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस और रूस और बाद में अमेरिका भी इसमें शामिल हुआ 1917 में, साथ इन्होंने पहला विश्व युद्ध लड़ा था जो 1914 से 1918 चला था। सभी राष्ट्रों को यह अंदाजा था कि युद्ध जल्दी समाप्त हो जाएगा, लेकिन युद्ध बहुत लंबा खिंचता चला गया, जिसके कारण पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख दिया। तो यह प्रथम विश्व युद्ध के कारण जीतने वाले राष्ट्र और हारने वाले को ऊपर तो ज़्यादा ही हुआ, लेकिन जीतने वाले राष्ट्र को भी आर्थिक संकट का उन्हें सामना करना पड़ा। जर्मन को फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करने की शुरुआती सफलता मिली, लेकिन 1917 में जब मित्र राष्ट्रों के खेमे में रूस का पदार्पण हुआ, रूस शामिल हुआ, तो नवंबर 1918 में जर्मनी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और आखिरकार नवंबर 1918 में हिटलर जो है, माफ कीजिए, जर्मनी जो उस समय जो उसका शासक था कैसर विलियम सेकंड, ये शरण आ गया और जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर लिया। अब हम देखते हैं, ये थी पार्श्वभूमि। वाइमर गणराज्य की स्थापना कैसे हुई, ये आपको प्रश्न आता है। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने देखा था कि प्रथम विश्व युद्ध में साम्राज्यवादी जर्मन की पराजय हुई और सम्राट के पदत्याग ने, कैसर विलियम सेकंड उस समय वहां का सम्राट था, कि संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने के अवसर मिले। इस युद्ध का ही फायदा लिया, जर्मनी को पराभूत होने का ही उन्होंने फायदा लिया और संसदीय पार्टियों ने जर्मनी को एक नई दिशा दी, नया विचार दिया, नई व्यवस्था दी। और इसलिए इसी सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई। वाइमर एक शहर है और संघीय आधार पर, ठीक है, फेडरल स्टेट आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान वहां पारित किया गया, जिसे वाइमर गणराज्य कहा जाता है। तो इस प्रकार से वहां पर वाइमर गणराज्य की नींव रखी। फिर उन्होंने क्या क्या किया, नई व्यवस्था में जर्मन संसद, जिसे राइक्सटाग के नाम से जाना जाता है, ये मल्टीपल चॉइस में प्रश्न आता है कि जर्मन संसद को क्या कहा जाता है या किस नाम से जाना जाता है, राइक्सटाग। तो इसके लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किए जाने लगा। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान एवं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया। तो इस प्रकार से जर्मनी में वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई। सम्राट के पदत्याग करने के बाद में संसदीय प्रणाली का वहां पर विकास किया गया और वाइमर में एक सभा का आयोजन करके जर्मनी के लिए एक गणराज्य स्थापित किया गया। इस गणराज्य के तहत संसद के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा और चुनाव करने के लिए सभी औरतों और नागरिकों को, जो वयस्क नागरिक है, जो उनकी उस समय उम्र थी, उसको सभी को समान एवं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान करने का अधिकार दिया। इस प्रकार जर्मनी में वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई। इज दैट क्लियर? ओके। अब हम देखेंगे, एक तरफ वाइमर गणराज्य की स्थापना तो हुई, यानी कि वहां पर राजतंत्र की समाप्ति हो पर गणराज्य की स्थापना हुई, लेकिन वाइमर गणराज्य का जर्मनी के अधिकतर लोगों ने विरोध किया, ये उन्हें रास नहीं आई। अब सवाल ये है कि उनके विरोध के पीछे क्या कारण थे, क्या तर्क थे, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं वाइमर गणराज्य का जर्मन के अधिकतर लोगों ने विरोध क्यों किया, या उसको वो पसंद क्यों नहीं आया या नापसंद क्यों किया। तो वाइमर गणराज्य जर्मनी के बहुत से लोगों को पसंद नहीं आया। इसके पीछे निम्नलिखित कारण थे और उसका पहला जो कारण है, वर्साई की अपमानजनक शांति संधि। केवल वर्साई के अपमानजनक संधि या वर्साई के संधि पर भी प्रश्न आता है प्यारे बच्चों, ठीक है, इसलिए वो दोनों की तुलना दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध चाहिए वहां पर प्यारे बच्चों। प्रथम विश्व युद्ध की पराजय के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर कठोर और अपमानजनक संधि थोपी थी, ठीक है, ये एक कारण है कि जर्मन के लोगों को यह पसंद नहीं आया था गणराज्य। अब क्या थी वो संधि, देखिए, इस संधि के अनुसार जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, मतलब जिन जिन राज्यों पर जर्मनी का कब्जा था, उन सारे उपनिवेशों को उनको छोड़ना पड़ा।
तकरीबन 10% आबादी का हिस्सा अन्य देशों ने, मित्र राष्ट्रों ने बांट लिया। 13% भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% कोयले के भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। मतलब इन 4 देशों ने इतने सारे भूभाग को, उनके संसाधनों को पूरी तरह से कब्जे में कर लिया। ये थी अपमानजनक संधि। आगे देखिए, मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी की सेना को भंग कर दिया ताकि उसकी ताकत कमजोर हो जाए, इसलिए उसकी सेना को पूरी तरह से भंग कर दिया गया। युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद, वार गिल्ड क्लॉज, अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद मतलब ये अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार युद्ध के नियम हैं, जिसमें अगर युद्ध में कोई अपराध करता है तो उसके लिए कुछ सजा के प्रावधान होते हैं। तो इसी क्लॉज के अनुसार, इसी अनुच्छेद के तहत युद्ध के कारण हुई तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। प्रथम विश्व युद्ध के लिए ये जर्मनी को ठहराया गया, अब जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। इसके लिए जर्मनी पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया, जिसका भुगतान करते करते जर्मनी की स्थिति पूरी तरह से कमजोर हो गई और वो कर चुकाने में असमर्थ भी रहा अंत में। तो 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया और धीरे धीरे वो हर साल इन सभी मित्र राष्ट्रों को देना होता था। खनिज संसाधनों वाले जो राइनलैंड, उसका जो प्रदेश था भी 20 के दशक में ज्यादातर मित्र राष्ट्रों के ही कब्जे में रहा। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय के संधि के लिए वाइमर गणराज्य को जिम्मेदार ठहराया। ठीक है, जो नवंबर संधि कहते हैं ना, वो यही है वर्साय की संधि। तो वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया कि इन्होंने ही वो संधि स्वीकृत की और इसके लिए वो वाइमर गणराज्य का विरोध कर रहे थे। तो इस प्रकार से ये वाइमर गणराज्य का लोगों ने विरोध किया। अब हम देखेंगे कि इस प्रथम विश्व युद्ध का असर क्या हुआ, जर्मनी को कैसे इस युद्ध ने प्रभावित किया। इस युद्ध ने न केवल जर्मनी को बल्कि पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर तोड़ कर रख दिया, पूरी तरह से झिंझोड़ कर रख दिया, पूरी तरह से कमजोर कर दिया। क्या क्या कमजोर हुए देखिए। यूरोप की पहचान, जो पहले कर्ज देने वाला महाद्वीप के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यूरोप के अधिकतर देश साम्राज्यवादी देश थे, संपन्न देश थे और इसीलिए कर्ज देने वाले महाद्वीप के रूप में यूरोप में जाना जाता था। और अब उसकी युद्ध के बाद की स्थिति बनी कर्जदारों का महाद्वीप। मतलब इतने राष्ट्रों पर, जीतने वाले और हारने वाले सभी राष्ट्रों पर इतना कर्जा बढ़ गया था कि एक दूसरे से उनको कर्जा लेना पड़ा। विडंबना की ये बात थी, वहां पर विडंबना ये थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना, यानी कि कैसर विलियम सेकंड ने ये द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की और उसके बाद में वहां पर वाइमर गणराज्य आया, लेकिन कैसर का अपराध वाइमर गणराज्य पर थोपा गया। ठीक है, उन्हें हर्जानों के रूप में नवजात वाइमर गणराज्य से यह हर्जाना वसूल किया जाने लगा, जो 6 अरब पाउंड था। जर्मन एक तरफ राष्ट्रीय अपमान का बोझ ढो रही थी। राष्ट्रीय अपमान का बोझ मतलब एक तो युद्ध में हार, दूसरे उनके सारे प्रदेश, सेना उनकी भंग कर दी गई थी, सारे प्रदेशों पर, सारे संसाधनों पर मित्र राष्ट्रों ने कब्जा कर लिया था, उनका भूभाग छीन लिया था, सारे उपनिवेश चले गए थे। ये था राष्ट्रीय अपमान। और दूसरा ये हर्जाना, 6 अरब पाउंड हर्जाना देना है। तो चुकाते चुकाते आर्थिक रूप से ये अपंग हो गया, पूरी तरह से कमजोर हो गया और आर्थिक संकट आया। वाइमर गणराज्य के हिमायती मतलब समर्थक, हिमायती मतलब समर्थक, वाइमर गणराज्य के समर्थक आमतौर पर जो समाजवादी नेता थे, कैथोलिक विचार के लोग थे और डेमोक्रेटिक लोग जो लोकतंत्र का समर्थक करने वाले थे, क्योंकि गणराज्य ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, को नवंबर के अपराधी कहकर, क्योंकि नवंबर में यह संधि हुई थी इसीलिए इसको नवंबर के अपराधी माना गया। इन गणराज्य के हिमायती या जो भी नेता थे, संसद में जो प्रतिनिधि आते थे, कहकर खुलेआम मजाक उड़ाया जाता था। और इस परिस्थिति में 30 के दशक में एक राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा और इसी से धीरे धीरे फिर रेडिकलवादियों का युग शुरू होता है। इसी का फायदा लेते हैं क्योंकि लोगों को वाइमर गणराज्य ना पसंद था और उन्होंने ये जो संधि भी स्वीकृत कर ली थी, मजबूरी में उनको करना पड़ा।
और इसके कारण उसी को ये लोग जिम्मेदार मानते थे, जबकि गलती शासक की थी, विलियम कैसर सेकंड की थी। लेकिन इन्हीं लोगों को ये माना गया और इसका फायदा जो परंपरावादी लोग जो थे, पुराणमतवादी जो लोग थे, ठीक है, वो लोगों ने इसका फायदा उठाया। पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज व राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़े? देखिए, पहले महायुद्ध से यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़े? तो वेरी सिंपल प्यारे बच्चों, इस युद्ध ने क्या दिखाया? देखिए, सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा, क्योंकि इन्होंने युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी। इसलिए आम नागरिकों की तुलना में सिपाहियों को अधिक सम्मान और महत्व दिया जाने लगा। यह परिवर्तन आया। राजनेता और प्रचारक जो थे इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर व मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए, यानी कि वो मिलिट्री में सहभागी होना चाहिए, यानी कि सैनिक बनना चाहिए। इस बात पर राजनेता व अन्य पार्टी के प्रचारक भी इस बात का प्रचार करते थे। मीडिया में खंदकों की जिंदगी का महिमामंडन किया जा रहा था। तो मीडिया में, संचार माध्यमों द्वारा, प्रसार माध्यमों द्वारा जो है, न्यूज़पेपर या जो भी पत्रिकाएं थे, उसमें खंदकों की जिंदगी का महिमा, खंदकों मतलब युद्ध के समय ये सैनिक खड्डे में रहते हैं, एक युद्ध लड़ने के लिए खड्डा खोदा जाता है और उसको खंदक कहते हैं। इसका महिमामंडन किया जाता था। महिमामंडन मतलब उसका गुण गौरव किया जाता था। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं थी कि ये खंदकों में रहने वाले ये जो सैनिक थे, इनको वहाँ जीना इतना आसान नहीं था। एक तो वहाँ पर कई सारे ऐसे चूहे आते थे, उसका उनको भारी मुकाबला करना पड़ता, जिससे कई सारी बीमारियाँ फैल जाती थी। और दूसरा, दुश्मनों के जहरीली गैस या उनकी गोलियों का सामना भी करना है, इतनी आसान जिंदगी नहीं थी। लेकिन ये प्रचार माध्यमों द्वारा इसका महिमामंडन किया जा रहा था। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की चाह में बाकी चीजें गौण थी। तो वेरी सिंपल, सार्वजनिक जीवन में भी लोग केवल फौजी प्रचार करते थे, सेना का ही विचार करते थे, राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की बात करते थे, बाकी चीजें उनके लिए सारे गौण थे। हाल ही में सत्ता में आए तानाशाहों को व्यापक समर्थन मिलने लगा, क्योंकि तानाशाहों का मानना था कि हम अपने अपमानजनक संधि का, वर्साय के संधि का बदला जरूर लेंगे। और लोकतंत्र इन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाया। मतलब लोकतंत्र यानी कि वही जो गणतंत्र स्थापित हुआ था, ये गणतंत्र इन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाया। और इसी का परिणाम हुआ कि जर्मनी में राजनीतिक रेडिकलवाद की शुरुआत होती है। रेडिकलवाद मतलब होता है ऐसे लोग जो आमूल परिवर्तन करना चाहते हैं, पूरी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, ऐसे विचार रखने वाले ये उग्र लोग होते हैं, उसको रेडिकलवादी लोग कहते हैं। और इसी के बीच में किस प्रकार से जर्मनी में आर्थिक संकट आया और उस आर्थिक संकट का जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़े, दोनों बिंदुओं को अभी हम लोग देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे राजनीतिक रेडिकलवाद क्या है। जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई उसी समय स्पार्टकिस्ट लीग क्रांतिकारी विद्रोह की योजना बना रही थी। एक स्पार्टकिस्ट लीग नाम की एक संगठन था, वो क्रांतिकारी विद्रोह की योजना बना रही थी वाइमर गणराज्य के खिलाफ। बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियती बनाई गई रूस के धरती पर। जिस प्रकार से इसी समय जिस प्रकार से रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, फरवरी क्रांति जिसे हम लोग कहते हैं, वो बोल्शेविक क्रांति से ही प्रभावित होकर यहाँ पर ये एक प्रकार की विद्रोह की योजना चल रही थी। बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियती बनाई गई, संगठन बनाए गए। बर्लिन में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था के नारे गूंजने लगे। राजनीति में चर्चाएं होने लगी कि अब जर्मनी में ये सोवियत किस्म की यानी कि जो साम्यवादी सरकार वहां पर स्थापित होगी, इस प्रकार के नारे या बातें चल रहे। लेकिन दूसरी तरफ इसके विरोध में जो समाजवादी, कैथोलिक व डेमोक्रेटिक जो गणराज्य के समर्थक थे, वाइमर में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया और उन्होंने पुराने सैनिकों की फ्रीकोर नामक संगठन, पुराने जो सैनिक थे उन्होंने एक फ्रीकोर नामक का संगठन बनाया था। उनकी मदद से इन्होंने इन विद्रोह को कुचल दिया। अब विद्रोह को कुचलने के बाद में इस जो है स्पार्टकिस्ट लीग का जो संगठन था, इन्होंने क्या किया,
इसके बाद स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली, कम्युनिस्ट पार्टी डायरेक्ट वहां पर स्थापित कर ली। और इसके बाद साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के दुश्मन बन गए और ये दोनों पार्टियां हिटलर को रोकने में भी कामयाब नहीं हुई, क्योंकि ये दोनों दो दिशा में जाते थे, कभी एक नहीं हुए। तो इस प्रकार से ये राजनीतिक वहां पर रेडिकलवाद की शुरुआत हुई। अब हम देखेंगे कि आर्थिक संकट के जर्मन पर क्या परिणाम हुए। प्यारे बच्चों, राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट के कारण और इसमें बल मिला। उनको कारण मिला कि नहीं, अभी तो बिल्कुल परिवर्तन करना ही है। तो वो क्या संकट थे, देखिए। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध कर्ज लेकर लड़ा था और युद्ध के बाद स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा। इस प्रकार के जर्मनी पर दोहरे बोझ से जर्मनी का स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने के कगार पर आ गया था। देखिए, एक तरफ जर्मनी ने युद्ध लड़ने के लिए भारी मात्रा में कर्जा लिया था, वो भी चुकाना है, और दूसरी तरफ वर्साय के संधि के तहत जो 6 अरब पाउंड राशि मित्र राष्ट्रों को देनी है, वो भी एक बोझ था। और इसके कारण, और ये सारे स्वर्ण भंडारों में, मतलब स्वर्ण मुद्राओं में, मतलब स्वर्ण के इसमें देना पड़ता था, जिसके कारण स्वर्ण भंडार समाप्त हो गया। ये एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट। और जब उनका स्वर्ण भंडार खत्म हो गया तो आखिरकार 1923 में जर्मनी ने हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में फ्रांस ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर, इट इज द हार्ट ऑफ द जर्मनी, क्योंकि ये कोयले का विस्तृत भंडार का क्षेत्र है और यहाँ पर भारी मात्रा में औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित हुए थे। लोहा की मात्रा और कोयले की मात्रा यहाँ पर है। रूर नदी है और उसी के तट पर ये इलाके में ये क्षेत्र है। तो रूर पर कब्जा कर लिया जब उन्होंने हर्जाना नहीं दिया। तो ये विशाल कोयले के भंडार वाला इलाका था। इससे और बेचारे जर्मन के लोग नाराज हो गए। जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय, क्योंकि जर्मनी कुछ नहीं कर सकती थी, सेना नहीं थी, कुछ नहीं थी, जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में, मतलब उसका विरोध जताना है लेकिन निष्क्रिय तरीके से, रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू किया। अब कागजी मुद्रा इतनी छाप ली कि उसका अवमूल्यन हो गया, मुद्रा की वैल्यू कम हो गई। जैसे भारत की मुद्रा का हर दिन आपको आता है न्यूज में कि आज रुपया 0.50102% से पैसे से गिर गया वगैरह, वही अवमूल्यन है। मुद्रा की इतनी ज़्यादा मात्रा ज़्यादा थी कि मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। मार्क ये जर्मनी की मुद्रा है थी। अप्रैल में $1 की कीमत जो 24,000 मार्क थी, लगभग उसके बराबर थी, तो जुलाई में 3,53,000 मार्क हो गई। देखिए कितना नीचे गिर गया। अगस्त में 46,21,000 मार्क बन गई और दिसंबर में 9,88,60,000 मार्क हो गई। मतलब $1 के लिए जर्मनी को इतने सारे पैसे देने होते थे, 9,88,60,000 मार्क। इस तरह डॉलर के बदले खरबों मार्क मिलने लगे अन्य देशों को, यानी कि मित्र राष्ट्रों को। मार्क की कीमतें गिरने से महंगाई आसमान छूने लगी। यहां तक कहा जाता था कि एक पाव रोटी लेने के लिए लोग बैलगाड़ी में पैसे भर भर के लेके जाते थे। मतलब इतने ज्यादा मात्रा में पैसे चुकाने होते थे, यानी कि उसकी कीमत इतनी। देखिए ना, आंकड़े देखिए, 9 करोड़, $1 के लिए 9,88,00,000, मतलब लगभग हम लोग 10 करोड़ मान लेते हैं। सोचिए। तो मार्क की कीमतें गिरने से महंगाई आसमान छूने लगी। इस स्थिति को सामान्यतः अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। अति मुद्रास्फीति मतलब जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है तो उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति कहा जाता है। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिका ने एक डॉब्स योजना बनाई, जिसमें उन्होंने हर्जानों के शर्तों को दोबारा तय किया गया। ठीक है, तो केवल उसमें दोबारा शर्तें तय की गई, कुछ उनको रियायत दी गई और कुछ मात्राएं, कुछ अमेरिका ने खासतौर पे इसमें अपना जो हर्जाना था वो कम किया था। वही डॉब्स योजना है। अब हम देखेंगे मंदी के साल, किस प्रकार से मंदी आए और उसका अमेरिका पर भी क्या असर हुआ। मंदी का मेन कारण क्या था, तो अमेरिका में जो
शेयर बाजार गिर गया था, उसके कारण ये मंदी की शुरुआत हो गई और इसका रूप बाद में महामंदी में परिवर्तित हो गया। और इस महामंदी ने न केवल अमेरिका व यूरोप को बल्कि विश्व के अनेक देशों को या विश्व को ही प्रभावित किया, जो लगभग 1929 से शुरू होकर 1934 तक इनका प्रभाव रहा है। भारत पर भी इसका असर हुआ था। आर्थिक मंदी का अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा, पहले देखते हैं प्यारे बच्चों। ये आर्थिक मंदी की शुरुआत कहां से हो गई? देखिए, जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, यानी कि अमेरिका का जो शेयर बाजार है उसको वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहा जाता है, वो धाराशायी हो गया, कोलैप्स हो गया एकदम। क्यों कोलैप्स हो गया? देखिए, कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे। 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेचे गए। यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी। मतलब शेयर मार्केट गिर गया। अमेरिका का शेयर मार्केट गिरने से, या जिसको हम लोग कहते हैं वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहते हैं, वो गिरने से ही ये मंदी शुरुआत हो गई। लोगों ने अपने सारे शेयर बेच लिए क्योंकि उनको आशंका थी कि अभी वस्तुओं की कीमतें पूरी तरह से गिरावट आ जाएगी। 1929 से 1932 तक अमेरिका की आय आधी रह गई इस आर्थिक मंदी के कारण। फैक्ट्रियां पूरी तरह से बंद हो गई थी, निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत खराब थी और सट्टेबाज बाजारों से पैसा खींचते जा रहे थे। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में आई मंदी ने विश्व को प्रभावित किया। तो इस प्रकार से ये अमेरिका के शेयर मार्केट जो गिर गया था, ये एक घटना से पूरे विश्व में महामंदी आई। उसी को हम लोग आर्थिक महामंदी कहते हैं, जो 1929 में शुरू हुई, 1934 तक लगभग उसके प्रभाव थे। तो इस आर्थिक महामंदी का अमेरिका जैसा देश नहीं छूटा तो फिर जर्मनी कैसे छूटेगी? तो आर्थिक महामंदी ने जर्मनी को कैसे प्रभावित किया? देखिए प्यारे बच्चों, अमेरिका से जर्मनी को औद्योगिक गतिविधियों में सुधार के लिए और जर्मनी में निवेश के लिए अमेरिका से मिलने वाली जो अल्पकालिक कर्ज की मदद थी वो पूरी तरह से बंद हो गई थी, क्योंकि जर्मनी इस समय अमेरिका के व्यापारियों से, अमेरिका के निवेशकों से अल्पकालिक कर्जा लेके अपने देश का विकास की गतिविधियां चला रही थी। तो वहाँ का, जब वहाँ अमेरिका में आर्थिक मंदी आ गई, शेयर बाजार, वहाँ का शेयर मार्केट कोलैप्स हो गया, तो उनको ये अल्पकालिक कर्ज जो मिलते थे ये बंद हो गए। ये पहला संकट। 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन गिरकर लगभग 40% था। जब जो 1929 में जो 100% था वो एकदम 32 में 40% आ गया। मजदूर बेकार हो रहे थे या उन्हें बहुत ही कम वेतन पर काम करना पड़ रहा था। बेरोजगारी की संख्या एकदम 60 लाख तक पहुंच गई थी। बेरोजगार नौजवान ताश खेलते पाए जाते थे क्योंकि काम ही नहीं था। नुक्कड़ों पर झुंड लगाए रहते थे या रोजगार दफ्तरों के बाहर लंबी कतारों में खड़े पाए जाते थे। ये वहां की स्थिति थी। मतलब बेरोजगारी भारी मात्रा में बढ़ी। युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होते जा रहे थे क्योंकि काम ही नहीं था, इसलिए चोरी चपाटी ये उसमें शुरू हो गया और इस प्रकार से आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि हुई। चारों तरफ डर, बेचैनी व हताश का माहौल था। जो भी नौकरी वाले और पेंशन धारक लोग थे उनके भी इनकम जाने का उन्हें डर निर्माण हुआ था। छोटे छोटे मोटे जो व्यापारी थे, व्यवसायी थे या स्वरोजगारी थे जो अपने व्यवसाय कर रहे थे, इनके कारोबार पूरी तरह से ठप हो गए और वे सभी को सर्वहाराकरण का भय सता रहा था। अब ये सर्वहाराकरण क्या है? तो सर्वहाराकरण किसे कहा जाता है? गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाने की स्थिति को सर्वहाराकरण कहा जाता है। यानी कि ये जो छोटे मोटे व्यापारी थे, व्यवसायी, स्वरोजगार थे, जिनके अपने व्यवसाय थे, इनको अभी ये डर निर्माण होने लगा कि अब हमारे पूरी तरह से व्यवसाय बंद हो जाएंगे और हम भी मजदूर बन जाएंगे। तो ये मजदूर बनने की जो स्थिति है, दैट इज द सर्वहाराकरण। ये आपको मल्टीपल चॉइस में आ जाता है या फिल इन द ब्लैंक्स में आता है कि इस गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाने की स्थिति को ... कहा जाता है, सर्वहाराकरण। कीमतों में गिरावट से किसान बहुत परेशान थे। भारी मात्रा में कीमतें गिरने लगी। युवाओं का भविष्य अंधकारमय दिखाई ले रहा था। औरतें अपने बच्चे के पेट भर पाने में असफल हो रही थी, निराश हो गई थी वो। इस प्रकार से ये आर्थिक
संकट जर्मनी पर आया। उसी समय राजनीति में क्या परिवर्तन हो रहे थे, देखिए प्यारे बच्चों। राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। इतनी सारी समस्याओं का उनके सामना था। वाइमर संविधान में, इसका कारण भी था कि वाइमर संविधान में ही कई सारी कमियां थी। इसके कारण गणराज्य कभी भी अस्थिरता या तानाशाही का शिकार बन सकता था। मतलब राजनीतिक अस्थिर, आर्थिक संकट के साथ साथ राजनीतिक अस्थिरता भी वहां पर बनी हुई थी। इसका कारण क्या था? तो वाइमर गणराज्य ने जो संविधान बनाया था उस संविधान में कुछ कमियां थी। अब हम देखेंगे उस संविधान में कौन सी कमियां थी, वाइमर संविधान में कौन सी कमियां थी। सबसे पहली जो कमी थी वहां पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व था। मतलब इस संविधान के अनुसार गणराज्य में यानी कि राइक्सटाग संसद के लिए जो प्रतिनिधि चुने जाते थे वो अनुपात में चुने जाते थे। मतलब कि जो समुदाय है उस समुदाय के जितनी संख्या में लोग हैं उसके अनुपात में ये प्रतिनिधि चुने जाते थे। इस प्रावधान की वजह से क्या हुआ कि किसी भी पार्टी को कभी बहुमत नहीं मिला या बहुमत मिलना नामुमकिन हो गया। और हर बार वहां पर गठबंधन सरकार बनी। गठबंधन सरकार आप जानते हैं, जब दो या से अधिक दल मिलकर जब सरकार बनती है, दैट इज कोलिशन गवर्नमेंट या गठबंधन सरकार। तो ये पहली जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व का जो वहां पर एक प्रावधान था, ये पहली कमी थी। और दूसरा, इसके कारण क्या हुआ कि वहां पर कभी भी एक पार्टी की सरकार नहीं बनी और दूसरा गठबंधन सरकार ही वहां चली और इसलिए ठोस निर्णय लेना वहां संभव नहीं था ये। और दूसरी जो उसमें कमी थी वो थी कि अनुच्छेद 48। तो इस वाइमर संविधान में अनुच्छेद 48 अनुच्छेद में क्या प्रावधान थे देखिए। तो इसमें इसके तहत जो जर्मनी का राष्ट्रपति को पूरे जर्मनी में आपातकाल लागू करने का, नागरिक अधिकार रद्द करने का व अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया जाता है। पहले बच्चों, ये अध्यादेश क्या होता है? सामान्यतः जब संसद का कामकाज शुरू नहीं होता है और सरकार को किसी कानून की जरूरत पड़ती है, तुरंत जरूरी है वो, तो ऐसे समय में वो राष्ट्रपति के नाम से अध्यादेश जारी किया जाता है जिसे संवैधानिक होता है, वो कानूनी रूप उसे प्राप्त होता है। और बाद में जैसे भारत के दृष्टि से देखा जाए तो 6 महीने के भीतर फिर उस अध्यादेश को अगर पार्लियामेंट उसको मान्यता देती है यानी कि कानून बनाने की प्रक्रिया पूरी करती है तो एज इट इज शुरू रहता है। अगर 6 महीने के भीतर अध्यादेश को कानूनी रूप प्राप्त नहीं होता है तो उसे खारिज किया जाता है, अपने आप वो रद्द हो जाता है, फिर से नया अध्यादेश निकालना पड़ता है, तो उसे कहते हैं अध्यादेश। तो राष्ट्रपति को ये देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने का, नागरिकों के जो सिविल राइट्स है उसको रद्द करने का और अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। इसके कारण कोई भी व्यक्ति तानाशाह बन सकता था। और लास्ट है देखिए, इसके कारण क्या हुआ, अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर गणराज्य का जो शासन था, वैसे वाइमर गणराज्य का शासन बहुत कम समय के लिए रहा, तो अपने इस छोटे से वाइमर गणराज्य के शासन काल में 20 मंत्रिमंडलों के हाथों में रहा। मतलब 20 अलग अलग मंत्रिमंडलों में उन्होंने शासन किया और उनकी औसत अवधि, मतलब प्रत्येक जो मंत्रिमंडल की अलग अलग 20, ध्यान दीजिए, अलग अलग 20 मंत्रिमंडल यहां स्थापित हुए कम समय में, लगभग 5 साल में हम कह सकते हैं। और हर एक मंत्रिमंडल का जो औसत अवधि जो रहा वो था 239 डेज, मतलब 240 डेज अगर हम मानते हम लोग तो लगभग 8 महीने एक सरकार रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मंत्रिमंडल वहां चला। इस दौरान अनुच्छेद 18 का माफ कीजिए 48 का जमकर उपयोग किया गया। इसके बावजूद संकट दूर नहीं हुआ। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी। इसके कारण लोगों का भी विश्वास उड़ गया और इसी राजनीतिक अस्थिरता व आर्थिक संकट का लाभ हिटलर लेता है और फिर हिटलर का जर्मनी में उदय होता है। उसको हम लोग अगले अध्याय में, हम लोग अगले पीरियड में देखेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिए। हम लोग मिलेंगे सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।